Bismillahirrahmanirrahim. And this is our third lecture on the topic Basics of Accounting, जिसमें कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट असल में बेस करता है डेबिट एंड क्रेडिट पर कि whatever we would be recording of accounts, that would be recorded using these two tools, जिसको कि मैं अल्फ़ाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज भी कहता हूं, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑलराइट, ये अल्फ़ाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज क्यों कहलाते हैं? लॉजिक उसके पीछे मैं एक बड़ी सादा सी देता हूं। इफ दिस अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज तो इट मस्ट हैव अल्फाबेट्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, तो इफ इट इज अ लैंग्वेज तो इट मस्ट कैरी सम अल्फाबेट्स। अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स दो ही हैं। आज से करीबन 500 - 550 साल पहले जब अकाउंटिंग को इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया और इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज यूज अकाउंट फॉर किया गया, तो उस वक़्त कहा गया कि जी ये डेबिट और क्रेडिट इसके दो अल्फ़ाबेट्स होंगे, और उस वक़्त उसका नाम डेबर एंड क्रेडर रखा गया। ठीक बात, डेबर एंड क्रेडर, जिस वजह से इसको DR और CR से डिनोट किया गया था। तो अभी भी वही DR CR ही चल रहे हैं, लिहाजा नाम कहने को भले डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, लेकिन इसका डेबिट एंड क्रेडिट का जो सिंबल, देखो हर लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं Z, इसका सिंबल क्या है? जी, ओके। आप कहते हैं W, इसका सिंबल क्या है? इस तरह से। अगर उसके पीछे आपने उसका नाम ना पढ़ा हो, आप कहते हैं अलिफ, इसका सिंबल, ठीक है ना जी। जीम, इसका सिंबल लिया ना। ऑलराइट, तो इस तरह से डेबिट का सिंबल, क्रेडिट का सिंबल DR और CR के जरिए से हम उसको बोलते हैं। और जब सिंबल बन जाते हैं, बचपन में आगाज़ में अम्मी ने कितनी मेहनत की आपको अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए, ABCD, गलत हो जाते थे अम्मी, फिर उससे भी होती थी। ठीक है, तो वो एक किस्म का याद कर रहे थे ना हम, बुनियादी उस सिंबल को। तो वही चीज़ है कि आपने सिंबल याद कर लिए, दो हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब डेबिट एंड क्रेडिट दो सिंबल्स आ गए, उनको यूज़ कैसे करना है। हम कहते हैं कि जी हमारे पास 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप जो है वो डेबिट ग्रुप कहलाएगा और दूसरा ग्रुप जो है वो क्रेडिट ग्रुप कहलाएगा। तो डेबिट ग्रुप में हमारे पास एसेट्स एंड एक्सपेंसेस फॉल करेंगे, इसकी एक लॉजिक है, अभी आपसे शेयर करूंगा। और क्रेडिट ग्रुप में हमारे पास ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम फॉल करेंगे। इस तरह से हमने इसकी ग्रुप बंदी कर ली, इसको हमने ग्रुप के अंदर डिवाइड। डेबिट एंड क्रेडिट दो अल्फ़ाबेट्स हैं, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट ग्रुप में फॉल करते हैं, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी एंड इनकम क्रेडिट ग्रुप में फॉल करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसकी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। देखिए बेटे, जब हम एसेट और एक्सपेंस को एक ग्रुप में लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है होंगे,
और ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम को अगर हम अलग से दूसरा ग्रुप कह रहे हैं तो इसका मतलब दे वुड बी सम कॉमनैलिटीज इन क्रेडिट ग्रुप। इन तीनों में कोई कॉमनैलिटीज हैं जिस वजह से हमने इसको क्रेडिट ग्रुप में रखा। देखें बेटे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों के लिए आपकी स्पेंडिंग होती है। फर्नीचर, फिक्सचर आप खरीदते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं। अल्टीमेटली उधार भी अगर खरीदा तो आपने पैसे देने हैं। एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, सैलरीज, रेंट, इन सब के लिए, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब के लिए आपने खर्च करना है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें ये बात कॉमन है। वो अलग बात है कि फर्दर इसको हम एक क्यों नहीं कह देते, क्योंकि एक्सपेंस ने बेनिफिट हमें 12 महीने के अंदर अंदर दे देना है और एसेट्स ने हमें बेनिफिट जो है वो 12 महीने से बाद तक भी देना। इस वजह से उनको, लेकिन है तो बुनियादी तौर पे दोनों स्पेंडिंग। ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम्स, ये तीनों हमारे लिए सोर्स बनते हैं। तीनों हमारे लिए सोर्स बनते हैं। ये ओनर्स से आया, लेंडर से आया, कस्टमर्स से इनकम अर्न हुई हमें। तो तीनों में क्या चीज कॉमन है? सोर्स बनने हैं हमारे बिजनेस एंटिटी के। हम अर्न करेंगे इनकम, उसमें से एक्सपेंस लेस करेंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, तो अल्टीमेटली ओनर्स इक्विटी में ले जाएंगे। लेकिन बहरहाल फिलहाल हमें इनकम्स को तो अलग से आइडेंटिफाई करने दो ना। ठीक बात? तो ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज और इनकम्स में ये चीज कॉमन है, इस वजह से इसको एक ग्रुप में रखा। तो यूं हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए, डेबिट एंड क्रेडिट ग्रुप। अब हमें क्या करना है कि while recording financial information we have to identify correct type of account that needs to be recognized as debit or credit। अब उसे हमने देखना है। तो उसके लिए दो अप्रोचेज हैं, कन्वेंशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कन्वेंशनल अप्रोच में मैं कोई बहुत ज्यादा लेकिन बोल सिर्फ इसलिए रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जब कोई किताब ओपन करते हैं तो उसमें आपको वो कन्वेंशनल अप्रोच नजर आती है, तो कंफ्यूज ना हो जाए। कन्वेंशनल अप्रोच में हम जितने भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तीन जगह पे डिवाइड कर देते हैं उसको। एक पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, तीन तरह के अकाउंट्स बना लेते हैं। जबकि जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड ओनर। अब जो अप्रोच मैंने फॉलो करनी है वो ये वाली अप्रोच फॉलो करनी है, लेकिन कुछ बात आपके साथ मैंने कन्वेंशनल अप्रोच की भी शेयर करना चाह रहा हूं, शेयर करनी है अभी आपके साथ। Although we will not be following this approach, लेकिन as a learning we should carry जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि अब हम जानते हैं कि 5 जगहों पर क्लासिफाई की जाती है, उसको कन्वेंशनली 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता था। पर्सनल, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व है। याद रखें कि आप एंटिटी हैं, आप एंटिटी के तौर पर ही सोच रहे हैं कि कौन कौन पर्सन है जिसके साथ हम डील करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अब तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, ओनर पर्सन है या नहीं? है या नहीं? डेटर या क्रेडिटर, चले बोल देता हूं, क्रेडिटर पर्सन है या नहीं? डेटर पर्सन है या नहीं? तो ये सब पर्सन्स है ना। तो उन पर्सन्स के साथ हम डेबिट या क्रेडिट का एक असूल बनाएंगे। रियल अकाउंट वो कहते हैं जितने भी आपके पास एसेट्स अदर देन पर्सन्स, अब जो पर्सन वाले हैं वो हो गए एसेट्स अदर देन पर्सन्स, वो कहता है वो तमाम के तमाम आपके रियल अकाउंट्स हैं। भले वो कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, इन्वेंट्री है,
वो कह रहा है कि जी उसको आप रियल अकाउंट बना लें, और कहते हैं जितनी भी आपकी इनकम्स, जी बेटे जान डेटर्स एसेट में आते हैं, लेकिन मैंने कहा अदर देन पर्सनल, क्योंकि वो पर्सनल है इसलिए वो ऊपर चलेगा, वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से बोल दूं कि मैं ये अप्रोच आपके साथ डिस्कस तो कर रहा हूं, लेकिन इसको सपोर्टिव अप्रोच के तौर पे लेना है। मेन अप्रोच आपकी वही होगी, मॉडर्न अप्रोच ही होगी, सपोर्टिव अप्रोच के तौर पे लेंगे हम। तो फिलहाल इसकी क्लासिफिकेशन यहां पर करने के बाद मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट सिखाऊंगा, और दोबारा इस स्लाइड पे वापस आएंगे हम कोरोबोरेट करने के लिए। ठीक है, तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में हमने इसको डिवाइड किया। पर्सनल में जितने भी पर्सनल रिलेटेड लाइक ऑनर, क्रेडिटर, लेंडर, डेटर, ये तमाम आपके पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और रियल में एसेट्स अदर देन पर्सनल, और नॉमिनल में इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। मॉडर्न अप्रोच क्या है जी कि हमने 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। फर्दर इसके 2 ग्रुप बनाए, एक डेबिट और एक क्रेडिट ग्रुप। हमने देखा था डेबिट ग्रुप में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, और क्रेडिट ग्रुप में ओनर्स, इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम है। अब जरा समझिएगा इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉडर्न अप्रोच की स्लाइड। कि डेबिट ग्रुप में जब भी इंक्रीज होगी तो आपने उसके कहना है कि जी डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड करो, और क्रेडिट ग्रुप में जब भी इंक्रीज होगी तो आपने उसे कहना है कि जी क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड करो। फिलहाल इतना सा ज़हन में रखें। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा इंक्रीज डिक्रीज होती थी, कैश में इंक्रीज डिक्रीज हुई थी। ऑनर ने कैश दिया, आपने कैश इंक्रीज किया, आपने ओनर को कैश दिया, कैश डिक्रीज किया। इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज हुई, इन्वेंट्री खरीदी इंक्रीज हुई, इन्वेंट्री सेल की, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई। प्रॉफिट्स में इंक्रीज डिक्रीज आपने देखी, ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज डिक्रीज आपने देखी, इंक्रीज डिक्रीज देखी। चीजें उधार पर सेल की तो डेटर बन गया, पैदा हो गया। अब जब उससे कैश रिसीव हुआ तो डेटर कम हो गया। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। तो कह रहा है कि जब भी इंक्रीज होगी, जो उसकी नेचर है आप उसको उस नेचर के मुताबिक अकाउंट फॉर करें। नेचर अगर उसकी डेबिट की है तो आप उसको डेबिट के तौर पर अकाउंट फॉर करें, अगर नेचर क्रेडिट की है तो इंक्रीज की वजह से क्रेडिट के तौर पर, साथ डिक्रीज होगी तो ऑपोजिट करें। आइए अब इसको हम देख लेते हैं इस तर्ज पे। डेबिट करेंगे जब एसेट इंक्रीज करेगा या एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, और ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज और इनकम्स जब डिक्रीज करेंगी तो आप उनको डेबिट करेंगे। सिंपल। और एसेट्स और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करेंगे तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे, जब इंक्रीज करेंगे तो आप उनको क्रेडिट के तौर पे अकाउंट फॉर करेंगे। तो अप्रोच किया है जी, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू accounting language using debit and credit alphabets. Each financial information causes a change in 2 accounting heads. 2 accounting heads में change होगी। One accounting head जो होगा वो डेबिट के तौर पर, और दूसरा accounting head क्रेडिट के तौर पर एनालाइज। Followed? मेन हेड्स और अकाउंटिंग हेड्स लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे, फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किए थे कि जो मेन हेड्स हैं उनके ये अकाउंटिंग हेड्स, सैली अकाउंटिंग हेड्स। मेन हेड्स तो आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज और इनकम से 5 ही है ना। तो आपने देखना ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंटिंग हेड से मुताल्लिक बात हो रही है, और उस अकाउंटिंग हेड का मेन हेड कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट में रखेंगे, डेबिट और क्रेडिट डज नॉट कैरी एनी लिटरल मीनिंग। Each accounting head presents in financial statement. It is a financial information that is analyzed for debit and credit. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको प्रेजेंट करना है और उसको एनालाइज किया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट के तौर पे। ले जी, इस पर छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं।
Identify two accounting heads from transaction and place it under the appropriate main head. Bought a building for cash. इसमें कौन कौन से दो अकाउंटिंग हेड शामिल हैं? एक बिल्डिंग और दूसरा कैश. बिल्डिंग एसेट है और कैश भी एसेट है. ठीक है, ऐसा ही है. बिल्डिंग और कैश और दोनों ही एसेट है. मैं यहाँ पर अगर बिल्डिंग भी एसेट और कैश भी एसेट, तो हमें बात समझ में आ जाती है. सैलरीज पेड टू स्टाफ, इसके अंदर सैलरीज एक्सपेंस हैं और कैश एसेट है. सैलरीज हमारे लिए मेन हेड क्या है इसका? एक्सपेंस. हेड क्या है? एसेट. ये नीचे दूसरी चीज. अच्छा ठीक है जी. कैश का मेन हेड एसेट है. गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डार ब्रदर्स, आपने उधार पे चीजें सेल की. एक सेल्स इनकम है और दूसरा डेटर्स एसेट है. ये डेटर्स आपके लिए एसेट है और सेल्स इनकम है. कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल. कैश एसेट है और कैपिटल ओनर्स इक्विटी है. कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कैश एसेट और कमीशन इनकम. कमीशन रिसीव्ड इन कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश. अब यहां पर एक परचेजेस, इसको हम जैसे अभी बेटे आप भी बात कर रहे थे कि परचेजेस को हम इन्वेंट्री के तौर पर अगर लेंगे तो ये हमारे लिए एसेट हो जाएगी. एक्सपेंस के तौर पर लिए भी लिया जाता है. इसके ऊपर दो मेथड्स हैं, पीरियोडिक एंड परपेचुअल. दोनों हमने सीखने हैं. हो सकता है एक आध लेक्चर के बाद मैं आपको पीरियोडिक परपेचुअल के ऊपर ले जाऊं. कैश एसेट है. कैश विद ड्यू बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज. इसमें कैश और ड्राइंग्स. ठीक है ना. ड्राइंग्स हमने देखा था ऑनर्स इक्विटी का हेड है और कैश एसेट. रेंट पेड बाय चेक. रेंट एक्सपेंस है और पेमेंट बाय चेक बैंक अकाउंट से इंपैक्ट इसका आता है, एसेट में इफेक्ट आता है. ग्रीन्स आर करेक्ट. ओके. और यहां पर मैंने उसको बता दिया कि वो जो उसमें करेक्ट हैं, कौन से एसेट के तहत ला रहे हैं, कौन से एक्सपेंसेस, कौन से इक्विटी, कौन से इनकम के. ऑलवेज आइडेंटिफाई टू अकाउंटिंग हेड्स इन एन अकाउंटिंग फिनोमिना, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में. और बोथ अकाउंटिंग हेड्स मे बिलोंग टू वन मेन हेड और टू डिफरेंट अकाउंटिंग हेड, टू डिफरेंट मेन हेड्स. जैसे हमने देखा कैश और बिल्डिंग. आपने बिल्डिंग खरीदी, कैश पे किया, दोनों का मेन हेड एसेट है. तो मेन हेड कॉमन हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन दो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स को तलाश करना जरूरी है. लें जी, अब डबल एंट्री, वही मैं आपसे कह रहा था. लूका पेचोली जो इटली का मैथमेटिकली अल्लाह ताला ने उससे अकाउंटिंग का काम लिया. 1494 में लूका पेचोली ने कहा कि ईच ट्रांजैक्शन कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन टू अकाउंटिंग हेड्स. उसने डबल एंट्री अकाउंटिंग की बुनियाद रखी थी. इंक्रीज और डिक्रीज कॉज्ड बाय अ ट्रांजैक्शन इन टू अकाउंटिंग हेड्स इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे उसने डेबर एंड क्रेडिटर कहा था. फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हमारे पास मौजूद है. identify relevant accounting head, their respective main head, and show increase or decrease in the main head, and then बताएं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है. Capital introduced in the business, purchase furniture, purchase goods for cash, sold goods for cash, rent paid in cash, owners withdrew cash, salaries paid in cash. अब होगा क्या, इसकी मैं आपके साथ क्विकली सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा और आप इसको होमवर्क के तौर पे घर में करेंगे. आपके सामने मौजूद है. आप क्या कर रहे हैं, जो लास्ट स्लाइड में उसने ट्रांजैक्शन दी उसको आप दो अकाउंटिंग हेड्स में आइडेंटिफाई कर रहे हैं. पहले कौन से दो अकाउंटिंग हेड्स उसमें मौजूद हैं. लास्ट अगर आप देखें तो कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 10,000.
अब इसमें एक अकाउंटिंग हेड बिजनेस में कैश, वही अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन अपने जहन में आप प्रोसेस करेंगे और उसका डेबिट एंड क्रेडिट आप यहां पर लेकर आएंगे, कैश एंड कैपिटल। ठीक है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड साइड पर उसका कैपिटल, एक साइड पर उसका कैश। अब आप ये देखें जी, दो अकाउंटिंग हेड्स आ गए। कैश का ताल्लुक किसके साथ है? एसेट के साथ। कैपिटल का ताल्लुक किस मेन हेड के साथ है? ऑनर्स इक्विटी। अब एसेट्स का ग्रुप डेबिट होगा, ऑनर्स इक्विटी हमने पहले से देख लिया हुआ। ग्रुप्स या डेबिट है या क्रेडिट है। अब जो डेबिट ग्रुप का हेड है उसमें इंक्रीज हो रही है। आपने बीइंग एन अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट बैठे हुए हैं आप एंटिटी में, आपने देखना है कि बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है या बिजनेस कैश पे कर रहा है, कैश लिहाजा इंक्रीज है। और दूसरी तरफ ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल में इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज सोर्स मिला आपको। तो अब यहाँ पे फैसला करेंगे कि डेबिट ग्रुप में इंक्रीज करें तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये है गेम जो आपने खेलनी है। ठीक है, सॉल्यूशन इज विद यू, क्वेश्चन इज विद यू। आपने बाकी की तमाम डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट फॉर करने हैं। ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट टिप आपने जो ज़हन में रखनी है वो क्या है? डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। फॉर परचेज ऑफ गुड्स आपने परचेज का अकाउंटिंग हेड यूज करना है, और फॉर सेल्स ऑफ गुड्स आपने सेल्स का अकाउंटिंग हेड यूज करना है। उसको रिलेट करें आप फिर इनकम के साथ, अगर वो सेल्स हैं। परचेज है तो उसको आप एसेट भी एज्यूम कर सकते हैं, एक्सपेंस भी एज्यूम कर सकते हैं। उस पर डिटेल्ड गुफ्तगू बाद में मैंने करनी है आपसे। फॉर पर्सनल यूज आप ड्राइंग्स का अकाउंटिंग हेड यूज करेंगे। ऑफ प्रॉफिट आइए, मैंने आपसे कहा था कि ड्राइंग्स आप उसको एज्यूम करेंगे। फॉर इन्वेस्टमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर आप कैपिटल का अकाउंटिंग हेड यूज करेंगे। ये बातें याद रखनी है आपने अच्छे तरीके से। इसी तरह से कुछ और प्रैक्टिस भी मैंने आपको दी है, मिलते जुलते ये ट्रांजैक्शंस हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने मौजूद है। ये तमाम होमवर्क है आपका, ज़रा 2-3 घंटे पढ़ना है आपने। बस यही मुश्किल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कि पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज सब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और फिर लास्ट में एक छोटा सा क्विज आपके साथ मैंने शेयर किया, जिसमें कि उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। कि चूज करेक्ट आंसर। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉन स्मिथ, कमीशन पेड टू जॉर्डन, गुड्स सोल्ड फॉर 5000, जो कि 4500 की करना है। अब ये वो चीज़ें हैं जब आप घर में इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, वो आप मुझसे फिर पूछेंगे। ठीक है, हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसका कि मैंने सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर किया हुआ है और आंसर्स बाद में लिख दिए। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट क्या है? टू पेमेंट्स थ्रू चेक, बैंक अकाउंट यूज करेंगे। फॉर डिक्रीज इन परचेज गुड्स और स्टॉक अदर देन बिकॉज ऑफ सेल्स और परचेज रिटर्न आप परचेजेस ही को क्रेडिट करेंगे। ये आपको सामने आएगी अभी इशू। आपने ड्राइंग्स के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें कैश की बजाय, ऑनर को आपने कहा गुड्स ले जाएं। ऑनर सपोजली अपना घर बना रहा था और बिजनेस कहता ड्राइंग्स में आपने मुझे कैश देना है, कैश देने की बजाय आप इन्वेंट्री में सीमेंट के 100 बैग्स मुझे पहुंचा दें, तो इन्वेंट्री रिड्यूस हुई ना। तो या तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे या परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल है। उसके बाद परचेजेस रिटर्न का हेड यूज करेंगे अगर आप की गुड्स रिटर्न होती हैं आपके परचेज अपना सप्लायर्स को, और अगर गुड्स रिटर्न होती हैं कस्टमर से तो सेल्स रिटर्न का अकाउंटिंग हेड यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर, चंद मिनट में मैं आपके साथ कुछ ये बातें शेयर करना चाहूंगा।
देखें बेटे, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब बैठे होते हैं, हमें जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसको रिकॉर्ड करने से पहले हम तहरीर करते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। वो जिस डॉक्यूमेंट पे तहरीर की जाती है हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। उस इंटरनल डॉक्यूमेंट पर जो तहरीर करके आप अप्रूवल्स लेते हैं अथॉरिटीज से, उस डॉक्यूमेंट का नाम है वाउचर। ठीक है, तो जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करना है उससे पहले उनका एक वाउचर बनाया जाता है। तो उस वाउचर पे आप क्या करते हैं, 2 अकाउंटिंग हेड्स अलोंग विद देयर वैल्यूज आर recognized on the voucher. It is an internal document to witness that the transaction is complete and verified. It is supported by needful documents and authorities by appropriate signature. वो साइन इस पे कि जी अप्रूव हो गया। ओके, जर्नल वाउचर, कैश वाउचर, सीट वाउचर, बैंक वाउचर, गिफ्ट वाउचर, ये भी बाय द टाइम हम साथ साथ इसको देखेंगे। उसको हम पेमेंट वाउचर कहते हैं बेटा। ठीक है, रिसीट वाउचर। ठीक है, ओके। ये कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको अब इन्वॉल्व होना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग तवज्जो के साथ इनको पढ़ें ताकि हम कम से कम वक़्त के अंदर FAR 1 के लिए अच्छा तैयार हो जाएं। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स की भी आप एक थोड़ी सी कहानी ज़रूर सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, जब आपको बिजली का बिल घर में आता है तो उसको कभी पढ़ा आपने? उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता है, इनवॉइस। ठीक है, और इनवॉइस जब आप बैंक में पे करते हैं तो बैंक ट्रिम कर लेता है और आपको एक कागज का टुकड़ा देता है, उसको कहते हैं रसीद, इंग्लिश में रिसीट। तो जब भी बाइंग या सेलिंग होती है तो इनवॉइस के जरिए से वो एविडेंट होती है, और जब भी कैश रिसीव या पे होता है तो कैश मेमो या रिसीट उसको एविडेंट करती है। और जितनी सादगी में मैंने इस वक्त बोला और आपने सुना, इतनी ही सादा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। जब ट्रांजैक्शन होती है तो इनवॉइस के जरिए से उसको साबित किया जाता है, और जब कैश का लेन देन होता है तो रिसीट के जरिए से। आपने कॉलेज फी पे की, रिसीट मिली। ठीक है, आप एक एग्रीमेंट करते हैं रेंटल का, लीज एग्रीमेंट कहलाता है। स्टाफ सैलरीज पे करते हैं तो पे रोल, यूटिलिटी बिल्स की इनवॉइस वगैरह होती है। पीछे रह गई ये 2 बातें, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। इनके लिए ये टर्मिनोलॉजी है क्रेडिट नोट की। इधर भी वो क्रेडिट नोट का लफ्ज यूज होता है, लेकिन डेबिट नोट भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी आप अगर इजाजत दें तो ये मैं आपको अलग से के अंदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। फिलहाल आपने सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रखनी है कि ये इनवर्स होती है इनवॉइस के। इनवॉइस को रिड्यूस करती है, इनवॉइस की अमाउंट को रिड्यूस करता है क्रेडिट नोट। ये बात याद रखनी है। जो इनवॉइस आपने भेजी 5 लाख रुपए की, उसके पीछे 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट है, तो इसने इनवॉइस की अमाउंट को कम करना, 4 लाख कर देना। बस इतनी सी बात आपने ज़हन में रखनी है और हमेशा ज़हन में रखनी है कि क्रेडिट नोट इज अ रीजन टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इनवॉइस। बस ये है जी बातचीत। इसके अब आपको कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, वो आपने देखने हैं और इसके ऊपर आपने तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री और सेकेंडरी बुक्स ऑफ एंट्री, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सेकेंडरी एंट्री। तारुफ है, इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है। इसकी फर्दर गपशप मैंने बड़ी डिटेल से आपके साथ करनी है अभी। ठीक है जी, आपकी सेपरेट बुक्स मेंटेन होती हैं फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, सेपरेट बुक्स अकाउंट मेंटेन होती हैं। सब्सिडरी लेजर
आप बनाते हैं जिनमें कि आप मेमोरेंडम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और कैश बेस्ड अकाउंटिंग और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, जस्ट मुख्तसर सी बात मैं कर रहा हूँ। अगेन ये कुछ बातें मैं बुनियादी इस लेक्चर में इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो बातें हैं जो कि अभी आपको मैंने डिटेल से लेक्चरिंग करनी है जिसके ऊपर कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग वही है कि जितना कैश रिसीव किया, जितना कैश पे किया, वो आपका इनकम और एक्सपेंस हो गया। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि जितना कैश पे किया वो किस साल से मुताल्लक है। जैसे एडवांस में भी तो आप पेमेंट कर सकते हैं सप्लायर को, कस्टमर से एडवांस में भी तो रिसीव कर सकते हैं आप, लेकिन आपने कस्टमर से रिसीव करके माल सेल नहीं किया, आप उसको इनकम नहीं करार देंगे। जब माल सेल करेंगे तब वो इनकम होगी। तो जिस साल में वो माल सेल होगा उस साल की इनकम होगी। बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है एक्रूअल्स का। वी हैव टू लर्न इट इन डिटेल इंशाल्लाह। तो आपने अब एक रीड देना है जो कि चैप्टर नहीं अभी हम कवर कर रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम जो है, सिंगल एंट्री का सिस्टम जो है वो कैश बेसिस पे उसको हम मेंटेन करते हैं, और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करते हैं, और अल्टीमेटली उसके डेबिट एंड क्रेडिट जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। एनी सिस्टम दैट कंप्लीट डबल एंट्री अप्रोच इज अ सिंगल एंट्री, और कैश बेसिस पे बनता है। इट इज अ डिफेक्टिव डबल एंट्री सिस्टम। आप डबल एंट्री से नीचे कुछ डिफेक्ट रह जाता है तो आप उसको कहते हैं कि सिंगल एंट्री है, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इंशाल्लाह जो आपको होमवर्क मैंने दिया बेसिकली, बाकी तो चीज़ें जस्ट मैंने आपको गो थ्रू करवाई हैं, एक किस्म का फूड फॉर थॉट दिया है, जिसमें कि हमने नेक्स्ट जो चीज़ें अभी कवर करनी है डेवलप हो। लेकिन जो होमवर्क है आपका, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले जो न्यूमेरिकल और जो एमसीक्यूज आपके साथ मैंने दिए उनको आपने देखने दोबारा से, और डेबिट एंड क्रेडिट की जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज, वो 2-3 इलिस्ट्रेशंस हैं, उनको आज आपने घर जाके दोबारा से देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।